नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूटान की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देश भर में 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए। 25 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.6% हुई। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। देश के विभिन्न भागों में छठ महापर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई-रूपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परियोजना के पहले चरण की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। पहले चरण की परियोजना पर अमल के बाद भारत से भूटान जाने वालों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत से भूटान के नागरिकों को भारत में ये सुविधाएं मिलेंगी। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनूठे संबंध समूची दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है, बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भूटान की आवश्यकताएं पूरी करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। श्री मोदी ने अगले वर्ष इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भूटान के उपग्रह पर तेजी से चल रहे काम पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूटान के 4 अंतरिक्ष इंजीनियर दिसंबर में इसरो आएंगे। भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। कल हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत महामारी के बाद और मजबूत होकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारत की बढ़त सभी के लिए आशा की किरण है। श्री छेरिंग ने वैक्सीन तैयार होने के बाद भूटान को इसे उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
I would like to take this opportunity to convey our appreciation for your unwavering support that we have extended to Bhutan for the COVID-19 responses. This is highly appreciated as we know that India is confronted with similar tasks but at much bigger scale. Your Excellency's leadership in tackling the pandemic at home is highly commended. I am sure India will come out much stronger from the pandemic. भारत ने सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 2003 के संघर्ष विराम का सम्मान करने के बार-बार आग्रह के बावजूद पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने के लिए गोलीबारी करती रहती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार उपलब्ध कराना निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना संभव नहीं है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलू पर घनिष्ठ सहयोग तथा समन्वय जारी रखने के लिए ये वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे को समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने सीमापार आतंकवाद के लिए भाड़े के आतंकवादियों के इस्तेमाल सहित सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में हाल के आतंकी हमलों की निंदा की और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संघ ने 26 नवंबर के मुंबई, पठानकोट और पुलवामा के आतंकी हमलों सहित भारत में हुए सभी आतंकवादी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत सरकार तथा भारत के लोगों के प्रति अपने समर्थन की बात दोहराई। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक और सतत आधार पर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वार्ता में भाग लेने वाले देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की चुनौतियों की समीक्षा की और सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह के आमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शनिवार और रविवार को होगा। सम्मेलन का विषय है सभी के लिए 21वीं शताब्दी के अवसर जुटाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2020 में G20 नेताओं की ये दूसरी शिखर बैठक होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन समावेशी, लचीले और टिकाऊ आधार पर कोविड-19 से मुक्त होने पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि G20 देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। ये नेता समावेशी, सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। ढाका में कल भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण से संबंधित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों की बांग्लादेश से भौगोलिक निकटता दोनों देशों के हित में है। इससे जलपोतों के निर्माण, विकास और रखरखाव को लेकर दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदारी में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय उदाहरण बन सकते हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि सामूहिक लाभ के लिए एक दूसरे की क्षमताओं को विकसित करने और उनका लाभ उठाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच पारंपरिक तालमेल रहा है। बांग्लादेश के नौवहन राज्यमंत्री खालिद महमूद चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों के केंद्र में आ गया है और अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आदर्श बन गया है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिदृश्य 2020 रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर वर्चुअल समारोह में श्री बिरोल ने उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसने कई वैध मुद्दे उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अलग अलग देशों के अनुसार विशिष्ट, समुचित और किफायती प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के साथ एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है। उन्होंने इस कठिन समय में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को उनके आवास के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। वर्ष 2022 तक लगभग 1.5 लाख ऐसे केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 93.6% हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,43,794 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कुल 45,882 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 584 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,32,162 हो गई है। इस महामारी से मरने वालों की दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 12 करोड़ 95 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के अन्य भागों में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को 23 नवंबर से खोले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहमति लेनी होगी। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,340 नए मामलों का पता चला है। अहमदाबाद शहर में आज रात 9 बजे से सप्ताहांत का कर्फ्यू लगा दिया गया है। विद्यालयों और महाविद्यालयों को 23 नवंबर को खोलने का कार्यक्रम भी टाल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दीपावली के बाद अहमदाबाद शहर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। अहमदाबाद शहर और जिले में पिछले 24 घंटों में 246 नए मामले दर्ज हुए, जो पिछले 5 महीने में सबसे अधिक है। सूरत में भी 239 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक सामने आए संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,92,982 हो गई है। इसमें से 1,76,475 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,113 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 70,33,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस वक्त राज्य में 12,677 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 87 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में अब तक कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,830 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में कोविड के 2,549 नए मरीजों का पता चला है। ये अब तक एक दिन में सबसे अधिक संक्रमण है। राज्य में 15 और रोगियों की मृत्यु होने से मरने वालों की संख्या 2,116 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि की खबरों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिन में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 7,000 के करीब पहुंच चुकी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में अब आईसीयू बेड्स की कमी होने लगी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों से कोविड रोगियों के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में भी संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। वहां रोगियों को समुचित उपचार नहीं मिलने की खबरों के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आयोग ने इस समिति को सभी निजी और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया है कि कोरोना वायरस के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही महंगी पड़ सकती है।
उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दिल्ली की सीमा से लगे जिलों में जांच की गतिविधि तेज कर दी है। त्रिपुरा में कोविड-19 से संक्रमित 30,945 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए, जबकि 112 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कल एक रोगी की मौत होने से राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या 362 हो गई है। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 32,217 हो गई है। 884 संक्रमितों का विभिन्न कोविड देखभाल केंद्रों में उपचार हो रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 4 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,541 हो गई है। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 86.10% हो गई है। राज्य में अब तक 3,025 लोग इस रोग से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 511 कोरोना संक्रमितों का इलाज विभिन्न केंद्रों और अस्पतालों में चल रहा है। पुद्दुचेरी में आज कोविड संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए और जानकारी हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पुद्दुचेरी से 43, कराईकल से 2 और माहे क्षेत्र से संक्रमण के 9 मामले सामने आए हैं। अस्पतालों से 101 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। पुद्दुचेरी के 4 इलाकों में किसी भी संक्रमित की मौत होने की खबर नहीं है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 248 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 373 रोगी घर में पृथकवास में हैं। रोगियों के ठीक होने की दर 96% से ज्यादा है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 894 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,61,728 हो गई है। इनमें से 2,47,000 व्यक्ति कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कल 4 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई, जिससे इस महामारी से मृतकों की संख्या 1,423 पहुंच गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार आया है और ये बढ़कर 94.67% हो गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में पिछले 3 दिन के दौरान लगभग 150 नए आईसीयू बेड के साथ इनकी संख्या 3,652 हो गई है। ये उपाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अपने जिलों में निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 30 से 35 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आईसीएमआर में महामारी और संक्रमण रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूटान की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देश भर में 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए। 25 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.6% हुई।
भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। देश के विभिन्न भागों में छठ महापर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। छठ महापर्व आज देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय पर्व का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा। इस पर्व पर बिहार में भी उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक लोक गीतों ने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए हैं। सांध अर्घ्य को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नदियों के किनारे छठ घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के अलावा गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। आज और कल नदियों में नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। छठ पर्व के पारंपरिक लोकगीत और भक्ति गीत माहौल को दिव्य बनाते हैं। छठ व्रतियों के समूह इन गीतों को गाते हुए छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं। धरती पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने में सूर्य केंद्र में है, इसलिए छठ के भक्ति गीत और लोकगीत भगवान भास्कर को ही समर्पित होते हैं। इसी शक्ति को नमन करते हुए अर्घ्य अर्पित किए जाते हैं और श्रद्धालु अपने परिवार की खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, पटना, भोजपुर सहित राज्य के प्राचीन सूर्य मंदिरों पर सूर्य उपासना का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोग आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ घाट पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा के अवसर पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। घाटों पर स्थित पूजा स्थलों में सिर्फ पूजा करने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। मास्क को पहनने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य होगा। आयोजन समितियों की जिम्मेदारी होगी कि पूजा स्थलों पर अनावश्यक भीड़ जमा न होने पाए। इसके साथ ही पर्व के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। घाटों पर स्थित पूजा स्थलों पर पान, गुटखा आदि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि ये पर्व नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाएं। श्री वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करें। विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने और बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। ये बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। असम में विश्व बाल दिवस के अवसर पर नामरूप कॉलेज की एक छात्रा वंदना उरांग ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल को संभाल लिया है। उन्होंने कोविड महामारी के बाद शिक्षा के परिदृश्य पर कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में वंदना ने कहा कि एक अच्छा वातावरण और नवीन शिक्षण विधियां बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर आज चाय बागानों के विद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री का वितरण शुरू किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 3 महीने के लिए स्थगित कर दी है। आईसीसी ने कहा है कि विश्व कप का आयोजन नवंबर 2022 में होना था, लेकिन अब ये 9 से 26 फरवरी 2023 के बीच होगा। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी ने न्यूजीलैंड में 2021 में होने वाले एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप को 2022 तक स्थगित कर दिया था। स्पेन के राफेल नडाल एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लंदन में नडाल ने पिछली बार के चैंपियन मिस्र की स्टेफानोस सिसिपास को 6-4, 4-6, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में नडाल का सामना रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज अलेक्जेंडर जिवरेव से खेलेंगे। इस मैच का विजेता एक अन्य सेमीफाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से खेलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, पैरा सेलिंग, जेट स्की और सी कार्ट जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। इन खेलों में कोरोना संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। पर्यटन निदेशालय ने गोवा स्थित राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान से परामर्श के मानक संचालन नियम तैयार करने के बाद इन गतिविधियों की अनुमति दी है। जल क्रीड़ा गतिविधियां फिर से शुरू करने का लक्ष्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। अंडमान निकोबार ने 27 सितंबर से पर्यटक गतिविधियों की आंशिक अनुमति दी गई थी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 24 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 22 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान 4 डिग्री और 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने बेंगलुरु में चल रहे टेक सम्मेलन में आज राज्य जैव अर्थव्यवस्था की पहली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में कर्नाटक की जैव अर्थव्यवस्था 14 से 17% बढ़ी है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने 32 लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इनमें गिलोय, कालमेघ, गुड़मार और जामुन के बीज जैसी 18 छोटी वन प्रजातियां पहली बार शामिल की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूटान की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देश भर में 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए। 25 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.6% हुई। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। देश के विभिन्न भागों में छठ महापर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।